नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे महावीर जयंती के अवसर पर गांधी नगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। संग्रहालय कोबा तीर्थ के महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी साणंद जीआईडीसी अहमदाबाद में केन सेमीकन प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का केंद्र होगा। इस संयंत्र से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री नवगठित जिले वाव थराद भी जाएंगे, जहां वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों का विस्तार होगा, जिससे गुजरात की समग्र प्रगति को और गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 1 अप्रैल तक बिहार और कर्नाटक की यात्रा पर रहेंगी। आज वे नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल को राष्ट्रपति कर्नाटक के तुमकुरु स्थित श्री सिद्ध गंगा मठ जाएंगे। यहां वे डॉक्टर श्री श्री शिवकुमार महास्वामी जी के 119वें जन्मदिन और गुरु वंदना समारोह में शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति का फोकस शिक्षा और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े आयोजनों पर रहेगा, जो देश की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को दर्शाते हैं। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती है। इन्होंने आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया को मानवता और अहिंसा का पाठ सिखाया। भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा, संयम और सह अस्तित्व का संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा, भगवान महावीर के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महावीर जयंती के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कोबा तीर्थ स्थित सम्राट संप्रति संग्रहालय की कुछ तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, उनके आदर्श आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी और आज के आधुनिक विश्व में भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन ने सोमवार को बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बताया कि उन्होंने सेमीकंडक्टर, जल प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन और टैलेंट मोबिलिटी क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। असम में भाजपा आज संकल्प पत्र जारी कर रही है। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम स्थित मूलम क्लब में केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। और आइए अब आपको सीधा लिए चलेंगे असम, जहां बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। Now I request Honorable Srimati Nirmala Sitharaman ji to give her speech on the occasion of releasing the manifesto of BJP Assam for 2026 election. Namaskar. Honorable Chief Minister, Sarvanand ji, who's just got to travel, so he's left. Saikia ji, Pabitra ji, Baijent Panda ji, and all other dignitaries in the dais. Today,
the BJP is placing before the people of Assam its Sankalp Patra, the manifesto before any election. But before I speak about the details which are in the manifesto, about what we promise, I want to speak about what we have already done, because this manifesto is to build on a decade of delivery. When I look at Assam for some reasons, from the perspective of a union finance ministry, at the fiscal transfers, the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. Today I want to lay that record before the people of Assam. So first to lay the records before you, and then of course to speak on the promises which are being given. I'll start with the economic transformation of Assam. Assam's GSDP, the state's domestic product, in 2015-16 was 2.24 lakh crores. In 25-26, the year that we finished today, and the new year starts from tomorrow, day after. (15-16) was 2.24 lakh crores. 25-26, which is ending today, stands at 7.41 lakh crores. This is a 3.3 times increase in a decade, within 10 years. Assam is today one of the fastest growing economy among the states that we know. Then, असम में भाजपा का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां मौजूद हैं और इस समय संबोधित कर रही हैं और बता रही हैं कि असम सरकार की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं और आगे का फ्यूचर विजन क्या है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कल पहले दिन 500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने वालों में कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भी शामिल। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा। कल मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोलाथोर से और टीवीके के अध्यक्ष विजय ने पेरंबूर से पर्चा भरा। डीएमके नेता और राज्य के नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू ने तिरुचिरापल्ली पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि टीवीके नेता के.ए. सेंगोतियान ने कोबिचेट्टीपालयम निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। बंगाल चुनाव से पहले फुटेज विवाद गर्मा गया है। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 के जरिए बाहर के राज्यों के लोगों को अवैध रूप से मतदाता बनाया जा रहा है और इसके समर्थन में वीडियो भी साझा किए गए। वहीं चुनाव आयोग के दफ्तर से फुटेज लीक होने पर सवाल उठे हैं। इस बीच कुछ अधिकारियों का तबादला हुआ है और भाजपा नेता भी आज सीईओ से मुलाकात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करेगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होने हैं। आदिवासी और गोरखा वोट बैंक को वापस लाने के लिए टीएमसी बेताब है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि तृणमूल सरकार ने आदिवासियों के जंगल अधिकारों को लागू किया है। जंगल क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उन्हें वास्तव में कोई अधिकार ही नहीं मिला। कागजों में ममता सरकार ने जमीन का मालिकाना हक अपने पास ही रखा है। आरोप है कि ममता बनर्जी के शासन में आज भी जंगल के भीतर अपने ही गांव जाने के लिए गेट पास लेना पड़ता है। 1 साल पहले तक अपने घर जाने के लिए वन विभाग को 480 रुपए तक देने पड़ते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिहार में जिला स्तर पर संगठन के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। साथ ही नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि यह कदम संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों की तैयारी के तहत उठाया गया है। केरलम की वीआईपी सीट पलक्कड़ इस समय सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां बीजेपी ने शोभा सुरेंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया है और पार्टी का पूरा नेतृत्व पलक्कड़ में जीत की उम्मीद कर रहा है। 2016 में शोभा सुरेंद्रन ने दमदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने अभिनेता रमेश पिशारोडी को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर मुस्लिम और ईसाई वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। एलडीएफ के निर्दलीय उम्मीदवार एनएमआर रजाक भी चुनावी मैदान में है, जिनका प्रभाव व्यापारी समुदाय में मजबूत है। शोभा सुरेंद्रन को उम्मीद है कि जनता उनका समर्थन करेगी। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का मुकाबला अपनी ही पार्टी से हो रहा है, जहां 6 उम्मीदवारों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है और डीएमके के लिए अपनी सीटें छोड़ने से इनकार कर दिया है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी अपनी पार्टी एनआरसी के साथ बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन को लेकर संघर्ष जारी है। कांग्रेस ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जबकि 14 सीटें डीएमके के लिए छोड़ी गई हैं, लेकिन पार्टी का आला कमान अब उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने का दबाव बना रहा है। कांग्रेस के आला कमान की नीतियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे पार्टी के अंदरूनी विवाद और चुनावी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक देवाशीष कुमार सोमवार को भूमि धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। वे दक्षिण कोलकाता की रास बिहारी सीट से दोबारा चुनावी उम्मीदवार हैं। ईडी अधिकारियों के अनुसार एजेंसी कारोबारी अमित गंगोपाध्याय के साथ उनके संभावित वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है और हालिया छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर कुमार से पूछताछ की गई। लोकसभा में सोमवार को वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद खत्म हो चुका है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया गया है। गृह मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, जबकि मोदी सरकार ने रेड कॉरिडोर को खत्म कर उसे ग्रोथ कॉरिडोर में बदल दिया। राजनांदगांव के मोहल्ला मानपुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मदनवाड़ा क्षेत्र के टेकरी नाला जंगल में नक्सलियों का डंप बरामद कर एक AK-47 इंसास राइफल और 46 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। दिल्ली के द्वारका और नजरपड़ इलाके में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग एनकाउंटर में एक बदमाश को घायल कर दबोच लिया। दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश हत्या की कोशिश जैसे संगीन मामलों में लंबे समय से वांछित चल रहे थे। पुणे में दक्षिणी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सैन्य विरासत को संजोने के लिए सुदर्शन चौक और कोणार्क चौक का उद्घाटन किया। ये स्मारक सुदर्शन चक्र कोर और कोणार्क कोर की वीरता और उत्कृष्ट सेवा को समर्पित है। इन स्मारकों का उद्देश्य सेना के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करना और वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियों के सैनिकों को प्रेरित करना है। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में 1 अप्रैल 2026 से द आर्काइव ऑफ PMML नामक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन PMML की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा करेंगे। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी का 1932 का पत्र, जवाहरलाल नेहरू के द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का भाषण का हस्तलिखित मसौदा और आपातकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का पत्राचार सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाएगा। दिल्ली में आज मौसम में साफ बदलाव देखने को मिलेगा। दिन में हल्का बूंदाबांदी हो सकती है, बल्कि शाम में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 5 अप्रैल के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को सरकारी प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब वे भारत में डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं में निवेश करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने चेतावनी दी है कि शर्तें पूरी नहीं होने पर फंडिंग रोकी जा सकती है। सरकार का फोकस अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि हाई वैल्यू डिजाइन और क्वालिटी पर भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए AI और डेटा आधारित तकनीक के उपयोग की घोषणा की, जिसके लिए IIT जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने ड्रग्स के खिलाफ मेजर वॉर का ऐलान करते हुए कॉलेजों को प्राथमिकता में रखा। सरकार पुलिसिंग को डिजिटल बनाने, ब्लॉकचेन के जरिए साक्ष्य सुरक्षित करने और दोष सिद्धि पर 95% तक बढ़ाने पर भी काम कर रही है।
एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बेरफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आपका हिम्मत जाएगा, देखते रहिए जीटी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए बालासाहेब ठाकरे शहरी जन कल्याण अभियान की घोषणा की। सरकार 50 एकड़ से ज्यादा झुग्गी क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी और सभी निवासियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। योजना के तहत पात्र लोगों को 300 वर्ग फुट के नए घर दिए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को दिल्ली में जल्द से जल्द 4 लाख नए PNG कनेक्शन लगाने का निर्देश दिया। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया। इससे PPF, NSC, KVP और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह लगातार 8वीं तिमाही है जब दरें स्थिर रखी गई हैं। RBI ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर 31.80 लाख का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से जुड़े नियमों का पालन न करने पर की गई। RBI के निरीक्षण में पाया गया है कि बैंक ने कुछ शिकायतों का खुलासा नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल नियामक अनुपालन से जुड़ा है और ग्राहकों के लेन देन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2027 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.3% रहने की उम्मीद, जो वित्त वर्ष 2026 के 2.1% से अधिक है। पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक सप्लाई बाधाओं के बावजूद सरकार ने कहा है कि देश में फर्टिलाइजर का स्टॉक 180 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा, जो पिछले साल से ज्यादा है। भारत की औद्योगिक वृद्धि इस वर्ष फरवरी में बढ़कर 5.2% हो गई है, जो जनवरी में 4.8% थी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 6% की तेजी और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 12.5% की वृद्धि ने इस बढ़त को मजबूती दी। फरवरी में खनन क्षेत्र में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि बिजली उत्पादन में इस महीने के दौरान 2.3% की वृद्धि हुई। सरकार द्वारा राजमार्गों, बंदरगाहों और रेलवे परियोजनाओं में किए गए बड़े निवेशों के कारण अवसंरचना और निर्माण सामग्री क्षेत्र में भी इस महीने 11.5% की मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। सोने और चांदी की कीमत में तेजी, 24 कैरेट सोने का दाम 1.46 लाख रुपए और प्रति 10 ग्राम से ज्यादा और चांदी का दाम 2.3 लाख रुपए प्रति किलो से ज्यादा हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए पहली बार 95 के पार पहुंचकर 95.2 के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि दिन के अंत में 94.83 पर बंद हुआ। NSE ने अपने लंबे समय से लंबित IPO की प्रक्रिया शुरू की। एक्सचेंज ने मौजूदा शेयरधारकों से OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचने में रुचि जताने के लिए EOI मांगा। NSE ने निवेशकों को 27 अप्रैल तक अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा, जिसे IPO की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 1 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर लगभग 10 दिन की यात्रा करेंगे। मिशन के दौरान ओरियन स्पेसक्राफ्ट और अन्य अहम सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा, जो भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में हजारों सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। इस कड़ी में यूएस आर्मी की एलीट 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक वहां पहुंचने शुरू हो गए। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में अपने अगले ठोस कदम पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका ने पैराट्रूपर्स के साथ अतिरिक्त सैनिक, नाविकों, मरीन और विशेष संचालन बलों की संख्या में इजाफा किया। ट्रंप ने इस कदम को खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या नियंत्रण में लेने से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और तेल के कुओं को पूरी तरह तबाह कर देगा। इस बीच इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिनमें हूती और हिजबुल्लाह की भागीदारी सामने आई है। जवाब में इजराइल ने तेहरान और बैरूत में हमले किए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इजराइल की संसद ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत घातक हमलों में दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए मृत्यु दंड अनिवार्य किया गया। कानून के अनुसार सजा के 90 दिनों के भीतर फांसी दी जा सकती है और क्षमादान का प्रावधान नहीं है। साथ ही इस फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। वहीं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी हमलों के दौरान ईरानी नौसेना और विमानों को निशाना बनाते हुए एक वीडियो साझा किया। सेंटकॉम ने पोस्ट कर ये कहा कि अमेरिकी सेना ईरान की सैन्य क्षमता को कर रही है कमजोर। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है कि मेक्सिको को मानवीय और व्यावसायिक आधार पर क्यूबा को ईंधन भेजने का पूरा अधिकार है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि क्यूबा की निजी कंपनियों जैसे कि होटेल ने सरकारी ऊर्जा कंपनी पेमेक्स से तेल खरीदने के लिए मेक्सिको सरकार से संपर्क किया है। दक्षिणी लेबनान में 2 अलग-अलग घटनाओं में इंडोनेशिया के 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की हुई मौत। यूएन के मुताबिक एक विस्फोट में 2 सैनिक मारे गए, जबकि अलग-अलग घटना में एक और सैनिक की जान गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। एफबीआई ने मिशिगन के यहूदी मंदिर सिनेगोग पर 12 मार्च को हुए हमले को आतंकी कृत्य बताया। 41 वर्षीय हमलावर अयामान गजाली ने ट्रक घुसाने और फायरिंग के बाद खुद को मार लिया। एफबीआई की जांच में हमलावर हिजबुल्लाह समर्थक विचारधारा से प्रभावित पाया गया। एफबीआई के अनुसार अमेरिका में यहूदी विरोधी घटनाओं में हाल ही के वर्षों में तेजी वृद्धि देखी गई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में फाउस्टीन आर्केंज टोडेरा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। दिसंबर में हुए चुनाव में उन्हें करीब 78% वोट मिले थे। इंडियन प्रीमियर लीग में वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। वैभव ने 17 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 52 रन की पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स 20वें ओवर में 127 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में राजस्थान ने 13वें ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग का चौथा मुकाबला आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस का यह 5वां सीजन होगा। टीम ने 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही खिताब जीता था, जबकि पिछले सीजन वह चौथे स्थान पर रही। वहीं पंजाब किंग्स को अब भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। टीम पिछले सीजन में रनर अप रही थी। छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 6वें दिन भी पदक तालिका में कर्नाटक 17 स्वर्ण और 6 रजत पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में दूसरे स्थान पर ओडिशा है, जिसके खाते में 9 स्वर्ण और 4 रजत पदक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के 6ठे दिन अरुणाचल प्रदेश की नेडी नगी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के गोविंद पाडेकर ने पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र के गोविंद पाडेकर और सूरज माशी ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। कुश्ती में कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 और स्वर्ण पदक जीते। रोहन डोडामनी ने 60 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में जीत दर्ज की, जबकि मनीषा ने महिलाओं के मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किया। मंगोलिया में खेले जा रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की प्रीति पवार और दीपक ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
महिला वर्ग के 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार ने कजाकिस्तान के एलिना बाजारोवा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में दीपक ने उज्बेकिस्तान के खवासबे को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। भारत की उभरती पैरा तीरंदाज शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी विश्व तीरंदाजी में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के खिताब से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके शानदार प्रदर्शन और ऐतिहासिक उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम जून में FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026 में हिस्सा लेगी, जिसके बाद अगस्त में विश्व कप और फिर 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान में होने वाले एशियाई खेल 2026 में भाग लेगी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।